गुड इवनिंग बच्चे, हाउ आर यू। हम लोग लास्ट क्लास में सेकेंड लेक्चर दे लिए थे, 2 लेक्चर हो गया था रिफ्रैक्शन पे, और आज हम लोग थर्ड क्लास ले रहे हैं। और हम बताए भी थे कि आज न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल पहले डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर नेक्स्ट जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे। और जैसा कि बोले थे कि आप लोगों को ग्रुप में क्वेश्चन डाल देंगे, सारा क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो भी फिर प्रॉब्लम आएगा शेयर करेंगे। देखिए लास्ट क्लास का में जो डिस्कस किए थे हम लोग, वो था हमारा म्यू जी ए इक्वल टू सी बाय वी जी लैम्डा ए बाय लैम्डा जी। म्यू जी डब्ल्यू इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू इक्वल टू वी डब्ल्यू बाय वी जी इक्वल टू लैम्डा डब्ल्यू बाय लैम्डा जी। ये सारा डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद था हमारा म्यू टू वन एच इक्वल टू म्यू टू वन इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। उसके बाद था शिफ्टिंग एच माइनस स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच 1 माइनस 1 बाय म्यू इक्वल टू स्मॉल एच म्यू माइनस 1। रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ को हम लोग डिस्कस कर लिए थे। आप लोग सारा नोट्स बनाते जाइएगा, नहीं तो बाद में एक ही बार हो जाएगा सारा नोट्स बनाने के लिए। एवरी डे अपना काम पूरा करते जाइए। कोरोना की वजह से अपने पढ़ाई को बाधित नहीं करिए, एवरी डे वर्क करिए घर में। अब देखिए न्यूमेरिकल पार्ट्स, एक न्यूमेरिकल है आपका, यहाँ पे देखेंगे एक न्यूमेरिकल है, रेज ऑफ लाइट फॉल ऑन ए ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। Calculate the angle of incidence if the angle between refracted and reflected ray is 90 डिग्री। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हम फिगर बना करके क्लियर करते हैं आपको। ये हमारा ग्लास प्लेट है, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया। ये आई है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, यानी तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई ही हो जाएगा। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, जैसा कि गिवन है द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 90 डिग्री। This angle is 90 degree. Reflected ray and refracted ray. This angle is 90 degree. See, I 90 degree. This one R. The sum is 180 degree. I plus 90 plus R equal to 180 degree. I plus 90 plus R equal to 180 degree means I plus R equal to 180. तो R equal to 90, R equal to 90 minus I. According to Snell's law, देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 दिया हुआ है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एयर के लिए μ1 और ये μ2, μ1 1 और μ2 √3 ये गिवन है। तो sin I बाय sin R इक्वल टू μ2 बाय μ1, μ2 बाय μ1। तो sin I बाय sin R के लिए क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, देखिए हेलो
आर के लिए हम लोग पुट करेंगे 90 माइनस आई, तो 90 माइनस आई इक्वल टू √3/1 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन आई बाय कॉस आई इक्वल टू √3 मीन्स tan i इक्वल टू √3 मीन्स I इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका फाइंड हो गया, I इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, हम फिर से समझा देते हैं। ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्रैक्टेड है, और ये दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री गिवन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, ये I है तो ये भी I, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया R, I प्लस 90 प्लस R इक्वल टू 180, I प्लस R इक्वल टू 90, R इक्वल टू 90 माइनस I। अब स्नेल्स लॉ लगा दिए, तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन I बाय साइन R इक्वल टू μ2 बाय μ1, R को ये पुट कर दिया 90 माइनस I, तो ये cos I हो गया, साइन I बाय cos I tan I इक्वल टू √3, I इक्वल टू 60 डिग्री। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको लिख लीजिए ना। एक न्यूमेरिकल और देखिए, सेकेंड न्यूमेरिकल देखिएगा। ये न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इससे बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। देखिए क्या है, ये टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू ए हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। एक टैंक है 12.5 सेंटीमीटर हाइट से तक वाटर भरा हुआ है, और उसके नीचे में एक नीडल है, एक सुई है नीचे में। तो जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो सुई क्या होगा, उठ जाएगा ऊपर, क्योंकि सुई पानी में है, वाटर में है, हम लोग एयर मीडियम से देख रहे हैं, तो वो क्या होगा कि थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। और शिफ्टिंग हम लोग बताए थे x, और ऊपर से जो डेप्थ होगा, अपरेंट डेप्थ होगा, वो स्मॉल h हो जाएगा। तो क्या है कि ये 9.4 सेंटीमीटर, जो अपरेंट डेप्थ है ये 9.4 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांगना है। फिर कह रहा है कि वाटर इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। वाटर हटा के फिर उसमें लिक्विड डाल दिया तो फिर थोड़ा और उठ जाएगा, क्योंकि लिक्विड जो होगा वाटर से ज्यादा डेंस होगा, तो वो थोड़ा क्या होगा और ऊपर उठ जाएगा। तो माइक्रोस्कोप को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा और ऊपर उठाना पड़ेगा उसको देखने के लिए। देखिए, इसको पाउज करके लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं तब अच्छा लगेगा। देखिए इसको, इसका सॉल्यूशन देखिए, ये वाटर है आपका, ये वाटर है, ये 12.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक नीडल है, यहाँ पे एक नीडल है, यहाँ पे एक नीडल है, ये देख रहे हैं तो ऊपर से 9.4 सेंटीमीटर पे दिख रहा है। ये यहाँ पे, ये नीडल यहाँ पे दिख रहा है 9.4 सेंटीमीटर, मीन्स ये स्मॉल एच दिया हुआ 9.4 सेंटीमीटर। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो कल फॉर्मूला लिए थे हम लोग, म्यू इक्वल टू कैपिटल एच बाय स्मॉल एच। तो कैपिटल एच 12.5 है और स्मॉल एच जो है 9.4 है। 12.5 और 9.4 देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 12.5 को 94 से डिवाइड करिए, 125 बाय 94, ये म्यू निकल गया। ये अप्रॉक्स देखिएगा ना 1.52 आएगा आई थिंक। अब क्या करना है,
इस वाटर को हटा दिया, नो देखिएगा ये वाटर को रिप्लेस कर दिया किसी दूसरा लिक्विड से, और उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.63, ये 1.63 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका, है ना। अब यहां से ये क्या होगा कि थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा, इसका कैपिटल H है, सेम हाइट है 12.5 सेंटीमीटर, और सपोज ये यहां शिफ्ट होकर के चला गया, ये आपका स्मॉल h है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू कैपिटल H बाय स्मॉल h, तो कैपिटल H है, स्मॉल h निकाल लीजिए, आपका 12.5 बाय म्यू, और म्यू गिवन है 1.63, तो 12.5 डिवाइडेड बाय 1.63 देखिएगा कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 1.63, ये आएगा 7.668, 7.668, दैट मीन्स 7.67 सेंटीमीटर, ये स्मॉल एच। अब देखिए शिफ्ट इन माइक्रोस्कोप, शिफ्ट इन माइक्रोस्कोप पूछा है क्वेश्चन में, शिफ्ट इन माइक्रोस्कोप, ये देखिए ना, देखिए यहाँ पे ये 9.4, यहाँ पे ये 9.4 सेंटीमीटर पे दिख रहा है ऊपर से, और यहाँ पे ये आ गया 7.67 सेंटीमीटर। मीन्स माइक्रोस्कोप को अब क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 9.4 ऊपर से 9.4, और ये अब दिखने लगा 7.67, तो मीन्स उसको ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, 9.4 से 6.7, तो मीन्स 9.4 माइनस 7.67, ये आ जाएगा शिफ्ट इन माइक्रोस्कोप। मीन्स कितना क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप को, जब हम वाटर को रिप्लेस कर देंगे किसी लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 हो। क्लियर, ये इसका सॉल्यूशन लिख लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, वो करने के बाद फिर हम लोग दूसरा करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट का भी यूज होगा। An object is placed 18 centimeter in front of a block of glass 12 centimeter thick, and whose farther side is silvered. Calculate the refractive index. The refractive index of the glass if the image is formed 22 centimeter behind the silvered face. Behind the silvered face, an object is placed 18 centimeter in front of a block of glass 12 centimeter thick, and whose farther side is silvered. देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, पहले इसका फिगर से हम आपको समझाते हैं।
18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए ब्लॉक ऑफ ग्लास 12 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए ये मोटा ग्लास है, ये मोटा ग्लास है, ये थिकनेस जो है 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर उसका थिकनेस है, और यहां से ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर पे है, यहां से ये 18 सेंटीमीटर पे आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है इसका फार्दर साइड, ये वाला फार्दर साइड हो गया, इससे दूर वाला साइड, ये नजदीक वाला साइड हो गया ऑब्जेक्ट का, ये दूर वाला साइड हो गया, ये सिल्वर्ड है, ये देखिए सिल्वर्ड है। तो कह रहा है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है। इफ द इमेज इज फॉर्म 22 सेंटीमीटर बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस, ये सिल्वर्ड फेस है ना, इमेज 22 सेंटीमीटर नीचे बनेगा। क्लियर है? तो देखिए हम इसको फिर से थोड़ा ऊपर करके बनाते हैं, नीचे दिखेगा नहीं आपको। ये ग्लास का स्लैब है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये ऑब्जेक्ट है, ये 18 सेंटीमीटर, ये फार्दर साइड सिल्वर्ड है। कह रहा है यहां से 22 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा, 22 सेंटीमीटर पे ये इमेज बना। अब क्लियर फिगर दिखावा, देखिए होगा क्या कॉन्सेप्ट है हम लोगों का। ये यदि देखिए, ये यदि ग्लास का स्लैब नहीं रहता तो यही मिरर हमारा यहीं पे होता है, लेकिन ग्लास स्लैब डालने से देखिए कोई भी मिरर, जैसे हम क्या एक एग्जांपल दिए थे, एक पेपर पे डॉट बना दीजिए, ऊपर से ग्लास स्लैब डाल दी तो डॉट क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो एक मिरर है नीचे, तो उस पर ग्लास स्लैब डाल दीजिए तो वो क्या होगा, थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, उसमें शिफ्टिंग हो जाएगा। तो मीन्स ये जो है यही मिरर यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये आपका x हो गया और ये स्मॉल h हो गया, है ना। तो आप बताइए h प्लस x इक्वल टू 12, h प्लस x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 12 माइनस h, ये हुआ आपका। अब देखिए हम क्या पढ़े थे कि मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिरर से कितना 18 प्लस h, यहां पे देखिए ऑब्जेक्ट जो है मिरर से 18 प्लस स्मॉल h, और इमेज जो है 22 प्लस x, तो जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज। तो यहां h प्लस 18 इक्वल टू x प्लस 22, तो x 12 माइनस h प्लस 22, x प्लस 18, ये h इधर आ जाएगा तो ये 2h हो जाएगा, 12 प्लस 22 माइनस 18 हो जाएगा। मीन्स देखिए यहां पे स्मॉल h इक्वल टू 34 माइनस 18 बाई 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा यहां से क्या निकल गया, 16 बाई 2, ये 8 हो जाएगा। ये स्मॉल h फाइंड आउट हो गया, तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल h बाय स्मॉल h, कैपिटल H 12 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये म्यू आपका निकल गया 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, मींस म्यू इक्वल टू 3/2, ये निकल गया। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, ये सॉल्यूशन हुआ आपका। अब देखिए न्यू टॉपिक देखिए, refraction of light
through rectangular slab, refraction of light through rectangular slab, light through rectangular slab, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर स्लैब। देखिए कोई भी ग्लास का रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक है, लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ पे समझिएगा, ये लाइट इंसिडेंट हुआ, ये एयर मीडियम से चला, एयर से ग्लास में जा रहा है, नॉर्मल की ओर बेंड कर जाएगा, फिर ग्लास से एयर में जाएगा, नॉर्मल से अवे हो जाएगा। तो ये एयर मीडियम से चला था, फिर एयर में हो गया, तो ये आपका इमर्जेंट रे हो गया और ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। तो जब ये दोनों फेस पैरेलल होगा, ये वाला फेस और ये वाला फेस यदि पैरेलल होगा, तो ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, ये दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। फिर से समझिए, ये हमारा एयर है, ये हमारा ग्लास है, रेक्टेंगुलर ग्लास है, फिर ये हमारा एयर है। यदि फिर इसको प्रिज्म में लीजिएगा ना, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये इमर्जेंट रे हो गया, तो यहाँ पे ये इमर्जेंट रे, ये इंसिडेंट रे, पैरेलल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों फेस पैरेलल नहीं है। लेकिन जब ये रेक्टेंगुलर फेस होगा तो ये दोनों फेस पैरेलल है, तो ये एयर से इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे हुआ, मींस इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड, ये इमर्जेंट रे, एयर से चला था, एयर में चला गया, इस रिफ्रैक्टेड रे को हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं। तो ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे पैरेलल हो जाएगा। देखिए पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आपको हम समझाते हैं तब फिर दिखाएंगे। ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, ये हुआ, अब यहां पे ये ऐसे जाएगा, और यहां से ये ऐसे चला, ठीक है। ये आपका ओरिजिनल इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ठीक है। ये आपका इमर्जेंट रे हो गया, ये और ये पैरेलल, ये आई है, ये आर है, ये दोनों यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये और ये नॉर्मल दोनों पैरेलल होगा, ये आर है तो ये भी आर, चूंकि अल्टरनेट एंगल, ये आर सेम हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इसको मान लेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट ई, मतलब ये देखिए, ये आई, ये आर, ये आई, ये आर होगा, तो ये इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ये इसके आर के बराबर हो जाएगा, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसको हम लोग इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट कह देंगे, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंट कह देंगे। तो देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये दोनों पैरेलल हो गया। इसको हम बैक लेते हैं, ये इमर्जेंट रे को बैक लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये ई है, ये आपका यहां पे आर है, ये और ये दोनों पैरेलल है, ये ई है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग भी ई। देखिए यहां फिर से देखिएगा जरा सा, यहां पे हम बना के दिखाते हैं आपको, ये पैरेलल है, ये कोई भी रे ऑफ लाइट है, अच्छा यहीं पे देखिए, ये ई है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई होगा, नहीं वर्टिकली अपोजिट एंगल ई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों पैरेलल है, नॉर्मल दोनों पैरेलल होगा, ये ई है
तो ये भी ई हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब जो देखिएगा ये देखो, ये लाइन और ये लाइन, इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है। यदि ये आई और ये ई इक्वल हो जाता है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। नहीं समझे आप लोग? हम इसको एक बार फिर से रिपीट करते हैं, आप भी ट्राई करिए, थोड़ा कंसंट्रेट करिए, थोड़ा देखिए, ध्यान से समझ जाइएगा। हम इसको एक बार और ट्राई करते हैं, देखिए। इधर थोड़ा ध्यान रखिए, जैसे ऑफलाइन में आप लोग पढ़ाई करते थे, कंसंट्रेशन होता था 100%, वैसे यहाँ पे कंसंट्रेट करिए, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। थोड़ा ध्यान से देखिए। आप लोग घर में वीडियो देखते हैं तो थोड़ा पढ़ाई करते हैं, थोड़ा टेलीविजन देखते हैं, थोड़ा बातें करते हैं, है ना? ऐसा आप लोग भी करते थे। तो कंप्लीटली कंसंट्रेशन यहां पे रखिए। ये आया, ये यहां पे बेंड हुआ और ये यहां पे चला गया। अब यहां पे देखिएगा, ये आई और ये आर और ये भी आर और ये ई लिए हम लोग। तो ये ओरिजिनल था और ये हमारा हुआ, ठीक है, ये हमारा हुआ। ये दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है, ये दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तुरंत समझ जाइए। ये ई है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी ई हो जाएगा। अरे नहीं होगा, ये ई तो ये भी ई। अब देखिए ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये दोनों भी पैरेलल होगा, नॉर्मल पैरेलल होगा तो ये ई है तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई। ये दोनों के पैरेलल के वजह से ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई हो गया। अब देखिए ये दोनों लाइन है, इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ये दोनों लाइन है, इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इफ I becomes equal to E, then the incident ray becomes parallel to the emergent ray. Means what we have to prove? I equal to E. If I show I equal to E, then these both lines becomes parallel. तो चलिए हम लोगों को दिखाना है कि I और E सेम हो जाए, तो आराम से हो जाएगा। फ्रेश फिगर ड्रॉ करके आपको बताते हैं।
ये ए बी सी डी रेक्टेंगुलर स्लैब ले लीजिए, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसको थोड़ा आगे ड्रॉ कर देते हैं। ये आई है यहाँ पे, ये म्यू, ये मान लीजिए म्यू 1, ये मान लीजिए म्यू 2। ये इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं इंटरफेस AB पे, सरफेस AB पे। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ AB फेस पर, सरफेस AB पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू, जिसमें एंटर कर रहा है तो म्यू 2 बाय म्यू 1, एक इक्वेशन नंबर 1 फॉर सरफेस CD या DC, फॉर सरफेस DC, यहां पे ये लिख दीजिएगा फॉर सरफेस AB, फॉर सरफेस AB। देखिए यहां पे जब लगेगा तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस R है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन E है, तो साइन I की जगह पे क्या लिखेगा R, साइन R बाय साइन E, जा रहा म्यू 1 में एयर में, तो म्यू 1 बाय म्यू 2, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए। साइन आई बाय साइन आर, देखिए हम लोग इसको यहां देखते हैं, साइन आई बाय साइन आर इंटू साइन आर बाय साइन ई इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 इंटू म्यू 1 बाय म्यू 2। तो देखिए यहाँ पे साइन आर कैंसिल, तो साइन आई बाय साइन ई, म्यू 1 म्यू 2 कैंसिल 1, क्लियर हुआ। तो ये साइन आई बाय साइन ई इक्वल टू 1 हो गया, तो साइन आई इक्वल टू साइन ई, दैट मींस आई इक्वल टू ई। जैसे ही आई और ई बराबर होगा, ये दोनों लाइन आपका पैरेलल हो जाएगा। इसको लिख लीजिएगा, तो साइन आई इक्वल टू साइन ई हो जाएगा, तो आई इक्वल टू ई हो गया आपका। हेंस इंसिडेंट रे एंड emergent ray is parallel, emergent ray is parallel, क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे देखिए एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो है ना दोनों के बीच थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा, तो ये जो दोनों लाइन है, ये एमर्जेंट रे इंसिडेंट रे, तो ये जो एमर्जेंट रे है, ये जो इंसिडेंट है, दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अरे दो पैरेलल लाइंस है, अब दोनों के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, किसको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहते हैं। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, उसको हम लोग कह देंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दैट मींस इसको आप नेमिंग कर दीजिए m और n, ये आपका m और n जो होगा ना, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये P ले लीजिए, ये Q ले लीजिए, तो ये Mn जो है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हम आपको लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी निकाल के बता देते हैं, ठीक है। फिगर अच्छे से ड्रॉ करिएगा, स्केल से ड्रॉ करिएगा।
लेटरल डिस्प्लेसमेंट, देखिए इसी का लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे and emergent ray is called lateral displacement. The shortest distance between incident ray and emergent ray is called lateral displacement. Expression for lateral displacement हम निकाल के दिखाते हैं। Expression for lateral displacement. Expression for lateral displacement. Expression for lateral displacement ये देखिएगा, ये हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिए थोड़ा यहां देखिए, ये टोटल आई है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, देखिए यहां पे देखिएगा ये आई है, तो ये टोटल वर्टिकल अपोजिट एंगल आई हो जाए है, और ये आर है, तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। देखिए छोटा लिखा है, सुनिए ये आई है टोटल, तो ये टोटल वर्टिकल अपोजिट एंगल आई हो जाएगा, और ये आर है, तो ये वाला जो एंगल बचेगा ये हो जाएगा आई माइनस आर। ये क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। इन ट्रायंगल ये P है आपका, ये M है, ये N है। इन ट्रायंगल PMN, यहां पे आप ले लीजिए साइन आई माइनस आर इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। देखिए ये सामने का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो सामने का परपेंडिकुलर mn हो गया और हाइपोटेन्यूज pm हो गया, तो mn बाय pm हो गया, मींस mn इक्वल टू pm इंटू साइन आई माइनस आर, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया pm साइन आई माइनस आर। ये हो गया आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट pm साइन माइनस आर। लेकिन ये आपका pm नहीं पता है, तो ये इसका जो थिकनेस होगा इसको t मान लीजिए, t बगल में लिख लीजिए, कभी थिकनेस नहीं लिखे थे, हेलो थिकनेस लिखने के लिए भूलिएगा नहीं, ये आपका थिकनेस है, ये यहां से यहां तक ये b है, ये b है, ये t है, b और c जो ये थिकनेस है t है। तो हम थिकनेस के टर्म में pm निकाल लेते हैं और pm का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि pm हमारे पास नहीं है, pm का डिस्टेंस अननोन है। तो इसको देखिए PQM में लीजिए, इन ट्रायंगल PQM यहां पे ले लीजिए ना, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos ले लीजिए, तो cos r इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका PQ हो गया, ये PM हो गया,
तो पी क्यू जो है वो, ये जो पी क्यू है आपका, ये पी क्यू क्या लिखेगा, ये थिकनेस टी लिखिएगा। हेलो बोलिए, थिकनेस क्या लिखेगा, ये टी। तो यानी cos r इक्वल टू टी बाय पीएम। तो पीएम इक्वल टू, यहां नीचे दिख नहीं रहा होगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पीएम हो जाएगा यहां से, पीएम इक्वल टू पी क्यू बाय कॉस आर। तो ये पी क्यू सेक आर हो जाएगा। ठीक है, ये पीएम निकल गया। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट फाइनली लिख दीजिए, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पीएम के बदले पी क्यू सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर। लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो हो गया पी क्यू सेक आर इंटू साइन आई माइनस आर, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट आपका निकल गया। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। अब जो है इसके बाद एक टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो कि क्रिटिकल एंगल है। और ये क्रिटिकल एंगल यदि हम लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा उससे। मीन्स क्रिटिकल एंगल को अच्छे से समझना होगा। तो थोड़ा सा डिस्कशन आज कर देते हैं क्रिटिकल एंगल पे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और 2-4-5 मिनट देख लीजिए क्रिटिकल एंगल के बारे में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। एक हेडिंग है क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए, ये आपका कोई डेंसर मीडियम है, ये आपका रेयर है। ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ा समझाना है इसको। डेंसर से a ray of light going from denser to rarer medium bends away from the normal। तो देखिए यहां ये आया, ये नॉर्मल से अवे हो गया, ये आई हो गया, ये नॉर्मल से आर हो गया। ये आई को थोड़ा बढ़ाते जाइए, ये थोड़ा बढ़ाते जाइए, ये ऐसे और अवे हो जाएगा। यहां देखिए आई को थोड़ा और बढ़ाते जाइए, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगा। आई को थोड़ा और बढ़ाइए, ये नॉर्मल से अवे होकर ऐसे चला गया। मीन्स ये आर जो हो गया 90 डिग्री हो गया। मीन्स जब ये आर 90 डिग्री हो जाएगा, उसके कोरस्पोंडिंग जो एंगल आई हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। ये तभी होगा जब रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो गया। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहेंगे। अरे समझे क्या? एक बार इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। देखिए ये डेंसर मीडियम है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा समझ लीजिए। डेंसर है, ये रेयर है, ये रे ऑफ लाइट गया, ये गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, सपोज ये 20 डिग्री है, ये यहां से ये आर है, ये 25 कर दीजिए, ये यहां चला गया, ये 30 डिग्री कर दीजिए। जैसे ही ये 30 किए तो ये ऐसे चला गया,
ये सरफेस को टच करते हुए चला गया, मींस ये R जो है 90 डिग्री हो गया। तो किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए R 90 डिग्री हुआ? ये 30 डिग्री के लिए, हेलो, ये 30 डिग्री के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को 30 डिग्री को हम लोग कह देंगे क्रिटिकल एंगल। अब समझे? ठीक है, आज यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। फिर सारा नोट बना लीजिएगा, कंप्लीट नोट्स बना लीजिएगा, फिर इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, बहुत एनालिसिस है, ठीक है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्रिटिकल एंगल। तो पूरा कंप्लीट नोट्स बना लीजिएगा, फिर कल का क्लास में हम लोग इसको क्रिटिकल एंगल से ही स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।